दोस्तों कहते हैं किस्मत कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी परीक्षा लेती है जहां एक छोटी सी चीज़ भी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। उस दिन आगरा के उस बड़े प्राइवेट अस्पताल के कमरे में एक डॉक्टर की कांपती हुई आवाज़ और मेरी छोटी बहन की उम्र महज 10 साल की होने के बावजूद उसके हाथ में पकड़ा एक पुराना लॉकेट दोनों किसी गहरे राज की गवाही दे रहे थे। हमें नहीं पता था कि वह मामूली सा दिखने वाला लॉकेट हमारी माँ की ज़िंदगी और मौत के बीच आखिरी उम्मीद बन जाएगा। ये कहानी है एक 22 साल के बेटे की बेबसी की, एक 10 साल की बहन की हिम्मत और उस सच की जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर का गुस्सा और डर। सच सच बताओ, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? बताते हो, वरना मैं पुलिस को अभी फ़ोन कर दूंगा। डॉक्टर की आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी कपकपाहट और डर था। उसने मेरी छोटी बहन के कांपते हुए हाथों से वे पुराना और घिसा हुआ नग वाला लॉकेट लगभग छीन ही लिया था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था कि कहीं वह हमें चोर न समझे। मेरी बहन डर के मेरे पीछे छिप गई थी। डॉक्टर साहब, ये हमारा ही लॉकेट है, हमने कोई चोरी नहीं की है, मैं चिल्लाकर बोला और आगे बढ़ा ताकि अपनी बहन को बचा सकूं। मगर डॉक्टर की नज़रें सिर्फ उस लॉकेट पर ही जमी थीं, जैसे उसने कोई वर्षों पुराना भूला हुआ सपना देख लिया हो। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। झूठ मत बोलो लड़के, ये लॉकेट कोई साधारण नहीं है, ये तो सालों पहले कहीं खो गया था। ये तुम जैसे लोगों के हाथों कैसे लग सकता है? उस माहौल में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। वही स्ट्रेचर पर मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला अब उस लॉकेट से ही जुड़ा हुआ था। गरीबी भरी जिंदगी की शुरुआत। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं आगरा के एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ इच्छाएं जन्म लेती हैं और दम तोड़ देती हैं। गरीबी हमारे घर की दहलीज पर इस तरह जमी हुई थी जैसे वे कोई बिना बुलाए मेहमान नहीं बल्कि उस घर की मालकिन हो। मेरे पापा मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। उनका चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं था, बस एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में थी। पर जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो दुनिया की धूप बहुत तेज लगने लगती है। लेकिन हमारी माँ ने हमारे लिए खुद को किसी घने पेड़ की छांव जैसा बना लिया था। माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। वह हमारे लिए सिर्फ माँ नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया थी। वह सुबह सुबह उठती और आगरा के मोहल्लों में लोगों के घरों में जाती, कभी किसी के बर्तन धोती तो कभी किसी के कपड़े। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटती तो उनके हाथ में हमारे लिए रोटी और आंखों में ममता की चमक होती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी खुश थी। माँ हमारे लिए घरों में काम करती थी और हमारे सारे खर्चे उठाती थी। जैसे तैसे मैंने इंटर पास किया, लेकिन हालात ने आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। घर के चूल्हे को ठंडा होने से बचाने के लिए मुझे भी हाथ पैर मारने पड़े। काफ़ी तलाश के बाद मुझे आगरा के एक ठीक ठाक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया था। रोज़मर्रा की मेहनत और सपने होटल के पिछले हिस्से में बैठकर झूठे बर्तनों का ढेर साफ करना मेरा रोज़ का रूटीन था। हाथों में साबुन की जलन और पानी की ठंडक बस चुकी थी, लेकिन महीने के आखिर में मिलने वाले चंद रुपए जब मैं माँ की हथेली पर रखता तो मुझे लगता जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। मैं चाहता था कि अपनी माँ को ज़िंदगी का हर सुख दूँ। मैं चाहता था कि वह अब काम करना छोड़ दे और घर पर आराम करे। लेकिन शायद हमारी किस्मत की किताब में गरीब की स्याही कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी थी। मुझसे एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उसका नाम काव्या शर्मा था। वह बहुत समझदार और प्यारी बच्ची थी। हम दोनों भाई बहन की जान हमारी माँ में बसती थी। काव्या एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वह अक्सर रात को लैंप की धीमी रोशनी में अपना होमवर्क करती थी। मुझे होटल से कम सैलरी मिलती थी, लेकिन मेरी माँ उसमें भी गुजारा कर लेती थी। वह खुद रूखी सूखी खा लेती मगर हमारे लिए अच्छा खाना बचा कर रखती थी। उन्होंने कभी अपनी ज़रूरतों का जिक्र नहीं किया। उनके कपड़े जगह जगह से फटे होते थे, जिन पर पेच लगे होते थे। उनकी चप्पल भी घिस चुकी थी, लेकिन हमारी फरमाइशें पूरी करने में वे कभी पीछे नहीं हटती थी। माँ की बीमारी का आवागमन अपनी रफ्तार से चल रहा था कि एक दिन अचानक हम पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे। माँ की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। शुरू में उन्हें हल्का सा सिर दर्द रहता, जिसे वह थकावट का नाम दे देती थी।
फिर सिर पर कसकर कपड़ा बांधती और फिर काम पर निकल जाती। मैं उनसे कहता कि मम्मी आज छुट्टी कर लो, तो वह मुस्कुराकर कहती घर पर बैठकर गई तो फिर घर की गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन फिर दर्द काफ़ी तेज़ होने लगा, उन्हें चक्कर आने लगे और कई बार वह काम करते करते गिरते गिरते बचती। मैंने मम्मी को लोगों के घरों में काम करने से जाने से रोक दिया। मैंने उन्हें कसम देकर कहा कि अब मैं खुद काम करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप बस घर पर आराम करिए। मेरी ज़िद के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए, मगर उनकी आंखों में फ़िक्र साफ दिखाई देती थी। अब घर की सारी ज़िम्मेदारियां मेरे कंधों पर थीं। होटल का मालिक बड़ा ही सख्त मिजाज आदमी था और काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा था, मगर माँ की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। धीरे धीरे माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वह अपना इलाज भी नहीं करवाती थी। उन्हें हमेशा यही चिंता रहती कि हमारे खर्चे पूरे हो जाएं और हम दोनों भाई बहन भूखे न रहें। जब भी मैं माँ से दवा लेने की बात करता तो वह कहती कि मैं ठीक हूँ बेटा, दवा भला किस बात की लूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। वह हमें तसल्ली देती, लेकिन उनका पीला पड़ता चेहरा देख मुझे कुछ और ही कहानी समझ में आ रही थी। मैं और काव्या जानते थे कि माँ की कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। रात को जब हम सो जाते तो मैं अक्सर माँ के करहाने की आवाज़ सुनता। वह अपना दर्द छुपाने के लिए मुंह में कपड़ा दबा लेती थी ताकि हमारी नींद खराब न हो। ये देखकर मेरा कलेजा फट जाता था। दर्द की चरम सीमा देखते ही देखते माँ के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और उन्हें उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। अब वह उस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। एक रात दर्द बढ़ने पर वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं और काव्या बुरी तरह घबरा गए। मैं भागकर पड़ोस से आंटी को बुलाकर लाया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकी। माँ की हालत देखकर मेरे हाथ-पैर फूल गए थे। उस वक्त मेरे पास बस कुछ ही रुपए थे। मैं माँ को तुरंत रिक्शे में बिठाकर आगरा के पास के सरकारी अस्पताल ले गया। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा दिल और टूट गया। मरीजों की भारी भीड़ थी और डॉक्टर की लापरवाही अपनी चरम सीमा पर थी। वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं था। हम घंटों लाइन में खड़े रहे। जब बारी आई तो डॉक्टर ने माँ की नब्ज तक ठीक से चेक नहीं की, बस थोड़ी बहुत पूछताछ करके कुछ दवाइयाँ लिख दी और कह दिया कि ये ले लो, अपने आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत तकलीफ़ में है, इन्हें एडमिट कर लीजिए। मैंने रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने बेरुखी से कहा कि यहाँ बेड खाली नहीं है, ये दवाइयाँ खिला दो, आराम हो जाएगा। उन्होंने 2 दिन की दवाई दी और हमें वापस घर भेज दिया। हम मायूस होकर लौट आए। दवा खाने से पहले ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि दवा का असर ख़त्म होते ही दर्द पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया। माँ का दर्द बढ़ता जा रहा था और हम दोनों भाई बहन की परेशानी भी। काव्या माँ के सिर के पास बैठकर सारी रात उनका सिर दबाती रहती और रोती रहती। माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती, लेकिन दर्द की लहरें उन्हें बोलने नहीं देती थीं। घर के हालात अब बहुत बुरे होते जा रहे थे। मेरी सैलरी महीने के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो चुकी थी। उधर मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले ही दुकानदारों का कर्ज मेरे सिर पर चढ़ा हुआ था। नौकरी की बेइज्जती माँ का हालात देखकर मैं काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। कई बार होटल के मालिक ने मुझे डांटा और नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी। अगर काम नहीं करना है तो अपने घर बैठो, मुझे कामचोर लोग यहाँ नहीं चाहिए। अपने उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं खून के आंसू पीकर रह गया, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा कि माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी और काव्या उनके पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। भैया, मम्मी उठ नहीं रही, देखो क्या हो गया है मम्मी को। काव्या की आवाज़ में डर साफ था। मैंने मम्मी को ज़ोर से झंझोड़ा, पानी की छींटें मारी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। उनकी सांस उखड़ रही थी। मुझे समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया है। सरकारी अस्पताल वाले अब दोबारा कुछ नहीं करेंगे और माँ की हालत अब ऐसी नहीं थी कि हम और ज़्यादा इंतज़ार करें। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दिमाग में आते ही जेब खाली होने का एहसास मन को बहुत चुभता था। मगर मैं क्या कर सकता था? माँ की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ का इलाज करवाऊंगा। मैंने काव्या को तसल्ली दी और माँ को उठाकर मोहल्ले के एक प्राइवेट क्लिनिक की तरफ भागा। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत चेकअप किया और उसके बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा कि उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और दिमाग की हालात भी ठीक नहीं लग रही है। इन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले जाओ और इनका
एमआरआई करवाओ। मुझे शक है कि इनकी बीमारी सिर्फ सिर दर्द से कहीं ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टर के शब्दों ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। एमआरआई और बड़ा हॉस्पिटल, ये सब मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन माँ की डूबती हुई आंखें और काव्या का रोता हुआ चेहरा मुझे हिम्मत दे रहा था। मालिक से एडवांस की गुजारिश। अगली सुबह मैंने होटल जाने का इरादा किया। मुझे मालूम था कि वहाँ पैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। मैंने सोचा कि मालिक के कदमों में गिर जाऊंगा, उनके आगे हाथ जोड़ूंगा कि मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दें, ताकि मैं माँ के टेस्ट करवा सकूं। घर से निकलते वक्त मैंने माँ के माथे पर हाथ फेरा। वह तप रहा था। काव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, भैया, मम्मी ठीक हो जाएगी ना? उसकी मासूम आंखों में जो सवाल था, उसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने बस सिर हिला दिया और तेजी से बाहर निकल आया। मेरा दिल डर से धक धक कर रहा था। अगर मालिक ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? अगर माँ को कुछ हो गया तो हम किसके सहारे जिएंगे? ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। होटल पहुंचकर मैं सीधा अपने मालिक के ऑफिस की तरफ गया। मेरे कदम भारी थे और जुबान बिल्कुल सूख चुकी थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। मालिक अपनी कुर्सी पर बैठे नोट गिन रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा लीं। क्या बात है अर्जुन, अभी तो काम का वक्त है, फिर यहाँ तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बड़ी कड़क अंदाज में कहा। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोला, सेठ जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। सेठ साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। वह ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। डॉक्टर ने बड़े टेस्ट करवाने के लिए कहा है। मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर आप मुझे अगले महीने की सैलरी एडवांस में दे दें। तो मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सेठ जी ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। उनके चेहरे पर हमदर्दी की एक लकीर भी नहीं थी। खाली हाथ लौटाना, सैलरी एडवांस। उन्होंने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोगों की यही तो दिक्कत है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर रहा होता है। अभी पिछले हफ्ते तुमने कुछ रुपए उधार लिए थे ना, वे तो अभी तक वापस नहीं किए और पूरी तनख्वाह मांग रहे हो। सेठ जी, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ मर जाएगी अगर उनका इलाज नहीं हुआ। मैं दिन रात काम करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं उनके पैरों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, मगर पत्थर दिल पिघलने वाला नहीं था। उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा, यह ड्रामा किसी और के सामने करना। मेरे पास यहाँ भीख देने के लिए कुछ भी नहीं है। काम करना है तो करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ बहुत से ऐसे लड़के हैं तुमसे आधी सैलरी पर काम करने को खुशी खुशी तैयार हैं। उनसे मेरे शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मैं खाली हाथ और टूटी हुई उम्मीद के साथ ऑफिस से बाहर निकल आया। आज मुझे इस दुनिया की बेरहमी का अंदाज़ा हो गया था। बाहर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। लोग अपने कामों में खोए हुए थे। किसी को खबर नहीं थी कि एक गरीब लड़का अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगकर खाली हाथ लौट रहा है। अस्पताल का फुटपाथ। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो घर के बाहर कुछ औरतें जमा थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागता हुआ अंदर गया। माँ चारपाई पर लेटी थी और उनकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। वे होश में नहीं थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ बेटा, उनकी हालत बहुत बिगड़ रही है, पड़ोस वाली आंटी ने कहा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने माँ को कंधे पर उठाया और सड़क की तरफ भागा। काव्या भी मेरे साथ बिना चप्पल पहने ही दौड़ी। एक रिक्शा रोका और उन्हें लेकर आगरा के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। मेरी जेब में वहीं कुछ रुपए थे जो शायद रिक्शे के किराए में ही ख़त्म हो जाते। आगे क्या होगा मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस एक ही जुनून था कि किसी भी तरह माँ को बचाना है। अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग देखकर अच्छे अच्छे गरीबों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। हम जैसे लोगों के लिए ये जगह किसी डरावने इलाके से कम नहीं थी, लेकिन मौत का डर हर दर पर भारी पड़ जाता है। मैं माँ को लेकर इमरजेंसी में दाखिल हुआ। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इधर उधर भाग रहे थे। मैंने एक स्ट्रेचर खींचा और मम्मी को उस पर लिटा दिया। डॉक्टर, कोई है? मेरी माँ को देख लो, मैं चिल्लाया। एक नर्स आई और उसने माँ का ब्लड प्रेशर चेक किया। फिर एक जूनियर डॉक्टर आया। उन्होंने कुछ जांच की और कहा कि उनके दिमाग में कुछ दिक्कत लग रही है। फ़ौरन सीटी स्कैन और एमआरआई करना पड़ेगा। पहले काउंटर पर जाकर फीस जमा कराओ, फिर आगे के टेस्ट होंगे। यही बात थी जिसका मुझे डर था।
फीस वह दीवार थी जो ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। फीस की दीवार, डॉक्टर साहब, मैंने रोते हुए कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर लूँगा। भगवान के लिए मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने फाइल बंद की और मेरी तरफ देखा। देखो भाई, ये कोई दान वाला अस्पताल नहीं है। यहाँ पर रूल बहुत सख्त हैं। जब तक टेस्ट नहीं होंगे, बीमारी क्या है हमें कैसे पता चलेगा? और टेस्ट होने के लिए पेमेंट करना ज़रूरी है। मैंने अपनी जेब देखते हुए कहा, देखिए मेरे पास बस ये कुछ ही सिक्के और थोड़े से नोट हैं। यही बचा है, ये ले लीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूँगा। वादा करता हूँ। डॉक्टर ने अफ़सोस से सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। मैं वहीं माँ के स्ट्रेचर के पास खड़ा रह गया। माँ का हाथ मेरे हाथ में था जो अब ठंडा पड़ रहा था। काव्या मेरी शर्ट का किनारा पकड़कर खड़ी थी और उसकी आंखें सवाल कर रही थीं कि भैया अब क्या होगा। तभी माँ की हल्की सी आँख खुली। मैंने दिल ही दिल में भगवान को याद करते हुए कहा, हे भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या मेरी माँ को जीने का कोई हक नहीं है? मैं स्ट्रेचर के पास खड़ा कांप रहा था और मेरी नज़रें डॉक्टर के सफ़ेद कोट की पीठ पर जमी थीं, जो हमें मायूसी के अंधेरे कुएं में धकेल कर जा चुका था। अस्पताल की कैली में अजीब सी बदबू थी, जो दवाइयों और मौत के खौफ से मिलकर बनी हुई थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अस्पताल के रिसेप्शन की तरफ भागा, जहां एक उम्रदराज शख्स कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था। बाबा जी, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए, मैंने काउंटर पर हाथ रखते हुए कहा। मेरी आवाज़ में इतना दुख था कि वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। क्या दिक्कत है बेटा, शोर क्यों मचा रहे हो? उसने अपने चश्मे को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। उसके अंदाज में हमदर्दी कम और बेबसी ज़्यादा थी। रिसेप्शन पर झिड़की मेरी माँ मर रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि पहले फीस जमा कराओ, उसके बाद ही टेस्ट होंगे। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक एक पैसा चुका दूंगा। आप बस इलाज शुरू करवा दीजिए। मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गया और उम्मीद भरी नज़रों से बाबा जी के चेहरे को देखने लगा। उस शख्स ने एक लंबी सांस ली और कीबोर्ड पर टाइप करना बंद कर दिया। वह कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया और बड़े साफ अंदाज में बोला, बेटा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये कोई सरकारी अस्पताल या डोनेशन सेंटर नहीं है। यहाँ सब सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित है और जब तक सिस्टम में फीस की एंट्री नहीं होगी, मशीन चलेगी ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ और मालिक से बात करो या फिर किसी बड़े डॉक्टर से मिलो। बाबा जी, मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी यहाँ रखवा देता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं कहीं भागूंगा नहीं। इंसानियत के नाते कुछ तो गुंजाइश करिए। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। यहाँ रोज़ सैकड़ों लोग इंसानियत का वास्ता लेकर आते हैं। अगर हम सबका मुफ्त इलाज करने लगे तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। जाओ कहीं से पैसे का इंतज़ाम करो, वरना मरीज़ को लेकर यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ लाशें रखने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। उनके सख्त लहजे ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया। कैसे ले जाऊँ, वह चल भी नहीं सकती है। मैं अचानक चिल्ला पड़ा। मेरी चीख पुकार सुनकर वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ बढ़ा। ए लड़के, धीरे से बोलो, ये हॉस्पिटल है, कोई मछली बाजार नहीं। चलो बाहर निकलो यहाँ से। गार्ड ने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। गार्ड का धक्का, मुझे मत छुओ, मेरी माँ अंदर पड़ी है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी और भूख ने मेरे शरीर की ताकत निचोड़ ली थी। गार्ड ने मुझे धक्का दिया और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ड्रामा मत करो, डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि जगह खाली करो। तुम लोग रास्ता रोक कर खड़े हो, दूसरे मरीजों को दिक्कत हो रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काव्या माँ के स्ट्रेचर के पास खड़ी थी और माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा लगी हुई थी, लेकिन वह चुप थी। शायद उसका गला रुंध गया था। सिक्योरिटी गार्ड स्ट्रेचर को धक्का देने लगा। क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी माँ को। मैं उनकी तरफ भागा, लेकिन दूसरे गार्ड ने मेरा रास्ता रोक लिया। खुद ले जाओगे या हम उठाकर बाहर फेंक दें? गार्ड की आंखों में खून उतर आया था। वे हमें कचरे की तरह बाहर निकालना चाहते थे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी इज्जत, अपना गुस्सा, सब कुछ निगल लिया। मैं स्ट्रेचर के पास गया और उसे खुद ही धकेलने लगा। काव्या मेरे साथ चल रही थी। मैंने स्ट्रेचर को अस्पताल के गेट के पास दीवार के किनारे खड़ा कर दिया। सड़क पर ट्रैफिक का शोर कान फाड़ रहा था और यहाँ फुटपाथ पर मेरी माँ जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। बहन की हिम्मत। काव्या अचानक मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मम्मी को बचा लो, वह हमें छोड़कर जा रही है। देखो, उनका शरीर ठंडा हो रहा है।
उसकी सिसकियाँ मेरे दिल को चीर रही थीं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन मेरे अपने हाथ काँप रहे थे। मैं क्या करूँ? काव्या, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं हार गया हूँ। मैं एक नकारा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए दवा तक नहीं ला सकता। मेरी आवाज़ में हार थी। नहीं भैया, आप हिम्मत नहीं हार सकते। हम मम्मी को मरने नहीं देंगे। काव्या ने सिर उठाया और आंसू पोंछे, तभी उसका हाथ अपने गले में पड़े लॉकेट पर गया। यह वही लॉकेट था जो माँ ने अपनी बीमारी के दिनों में उसे दिया था और साफ कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। काव्या की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने तेजी से वह लॉकेट उतारा। वह एक पुराना खस्ता हाल चांदी का लॉकेट था, जिस पर नीले रंग का मामूली सा पत्थर लगा हुआ था। देखने में उसकी कोई खास कीमत नहीं लगती थी। भैया, ये लॉकेट बेच देते हैं। काव्या ने वह लॉकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अफसोस से लॉकेट को देखा। अरे पागल, ये तो बस चांदी का मामूली सा लॉकेट है। इसके बदले में हमें कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे, और माँ के इलाज के लिए तो लाखों चाहिए। ये बेकार है। नहीं भैया, माँ कहती थी कि ये बहुत कीमती है। यह उनकी सबसे प्यारी चीज़ है। हो सकता है कोई डॉक्टर इसे रख ले और इलाज शुरू कर दे। काव्या की मासूमियत पर मुझे रोना आ गया। वह डूबते को तिनके का सहारा समझ रही थी। लॉकेट का जादू। काव्या, पागल मत बनो। डॉक्टर पैसे के भूखे होते हैं। उन्हें जज्बात या पुरानी निशानियों में कोई मतलब नहीं होता। मैंने सिर झुका लिया। नहीं भैया, मैं कोशिश करूँगी। मैं अपनी मम्मी को ऐसे मरने नहीं दूँगी। काव्या के अंदर अंदाज में अचानक एक अजीब सी ताकत आ गई थी। वह तेज़ी से गेट की तरफ भागी। काव्या, रुक जाओ, वे तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मैं उसके पीछे भागा। माँ को यूं ही फुटपाथ पर अकेला छोड़ना खतरनाक था, लेकिन बहन को रोकना भी ज़रूरी था। गेट पर खड़े गार्ड ने काव्या को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अरे ये छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो? लेकिन काव्या किसी फुर्तीली बिल्ली की तरह उसके हाथों की पकड़ से निकल गई। गार्ड उसे पकड़ने के लिए मुड़ा तो मैं सामने आ गया। मैंने गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। भैया, उसे जाने दीजिए, बस 1 मिनट के लिए, वह बच्ची है। गार्ड ने मुझे धक्का देकर दूर हटा दिया और काव्या के पीछे भागा। मैं भी उनके पीछे लपका। काव्या सीधे रिसेप्शन काउंटर की बजाय सामने वाली, जहां डॉक्टर के कमरे थे, की तरफ भागी थी। उसे नहीं पता था कि वहां जाना है। वह तो बस हर बंद दरवाजे को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। सामने एक बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिस पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा था। काव्या बिना दस्तक दिए उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर बैठा था, फाइलें देख रहा था। कमरे की खामोशी काव्या की सशक्ति आवाज़ से टूट गई। डॉक्टर चौंक कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंड और गंभीरता थी। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आ गई? डॉक्टर की आवाज़ में रौब था। डॉक्टर का चौंकना उसी वक्त पीछे से गार्ड भी अंदर आ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। सॉरी सर, ये लड़की ज़बरदस्ती अंदर घुस आई है। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। गार्ड आगे बढ़ा और काव्या का बाजू पकड़ने की कोशिश की। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। काव्या इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि गार्ड एक पल के लिए रुक गया। उसकी आवाज़ में शेरनी जैसी गरज थी, जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। मैं भी तभी कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर घुसते ही हाँफते हुए बोला, डॉक्टर साहब माफ़ करिए, ये मेरी बहन है। हम लोग बहुत परेशान हैं। काव्या ने मेरी और गार्ड की परवाह किए बिना मुट्ठी में दबा हुआ वह लॉकेट निकाला और डॉक्टर के सामने रखा। डॉक्टर के सामने रखी मेज पर जोर से पटक दिया। लॉकेट टकराने से कड़क आवाज़ हुई और वह सीधा डॉक्टर की नज़रों में आ गया। ये लीजिए, ये हमारे घर की सबसे कीमती चीज़ है। आप इसे रख लीजिए। मेरी माँ कहती थी कि ये उनकी जान है। आप इसे रख लीजिए और मेरी माँ की जान बचा लीजिए। इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। काव्या की आवाज़ रोते रोते भर गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने पहले गुस्से से काव्या को देखा, फिर उसकी नज़र मेज़ पर पड़े उस पुराने लॉकेट पर गई। जैसे ही उसकी नज़र उस नीले पत्थर और ख़ास बनावट वाले लॉकेट पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे उसे करंट लग गया हो। उसका गुस्सा और रोब पल भर में गायब हो गया। उसके हाथ कांपते हुए लॉकेट की तरफ बढ़े। यह ये लॉकेट? डॉक्टर की आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने लॉकेट उठाकर अपनी आंखों के बिल्कुल पास रख लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। गार्ड, जो काव्या को दोबारा पकड़ने जा रहा था, डॉक्टर के बदले हुए हाव भाव को देखकर वहीं रुक गया।
मैं भी हैरान रह गया। डॉक्टर उस मामूली से लॉकेट को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई कोहिनूर हीरा हो। लॉकेट का राज खुलने की शुरुआत ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को अभी फ़ोन कर दूंगा। डॉक्टर ने अचानक नज़र उठाकर काव्या को देखा। अब उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सा डर और हैरानी थी। काव्या सहम कर 2 कदम पीछे हटी और मेरे साथ खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए ये हमारा ही है। हमने कोई चोरी नहीं की है, ये मेरी माँ की निशानी है। मैंने जल्दी से सफाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं चोरी का इल्ज़ाम न लग जाए। झूठ मत बोलो लड़के, ये लॉकेट कोई साधारण नहीं है। ये तो सालों पहले कहीं खो गया था। ये तुम जैसे लोगों के हाथों कैसे पहुंच गया? ये किसका है? डॉक्टर मेज़ के चक्कर लगाता हुआ मेरे पास आ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। ये मेरी माँ का लॉकेट है। ये बाहर फुटपाथ पर मर रही है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाकर देख लीजिए। काव्या रोते हुए बोली, आप ये रख लीजिए, बस उनका इलाज कर दीजिए। फुटपाथ पर डॉक्टर ने लॉकेट को मुट्ठी में बंद किया और किसी पागल की तरह दरवाजे की तरफ भागा। कहाँ है वे? किस जगह पर है? वे हमें कमरे में ही छोड़कर पागलों की तरह गैलरी में दौड़ पड़े। गार्ड और बाकी स्टाफ हैरत से उन्हें भागते हुए देख रहे थे। मैं और काव्या भी उनके पीछे भागे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जो डॉक्टर 1 मिनट पहले हमें बाहर निकाल रहा था, वही लॉकेट को देखकर इतना बेचैन क्यों हो गया था? माँ को पहचानना। डॉक्टर भागता हुआ गेट से बाहर निकला और उसकी नज़र दीवार के सहारे पड़ी मेरी माँ पर पड़ी। वह वहीं रुक गया। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। उसने धीरे धीरे माँ के चेहरे को देखा, जो दर्द से पीला पड़ चुका था। माँ की आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने माँ के चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी जेब से चश्मा निकाला और झुककर माँ के माथे के बालों को हल्के से हटाया। वहाँ मौजूद एक पुराने निशान को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान! वह वही सड़क पर दो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से माँ का हाथ पकड़ा। स्टेशन लेकर आओ, जल्दी करो, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ में इतनी घबराहट थी कि हॉस्पिटल का स्टाफ तो तमाशा देख रहा था। फौरन हरकत में आ गया। डॉक्टर साहब, लेकिन फीस? काउंटर वाले बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की। भाड़ में जाए फीस। अगर इस पेशेंट को कुछ हुआ तो किसी की खैर नहीं। जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो। तुरंत इनके सारे टेस्ट किए जाएं। डॉक्टर का गुस्सा देखने लायक था। वार्ड बॉय दौड़ते हुए आए और स्ट्रेचर को अंदर की तरफ ले जाने लगे। डॉक्टर खुद स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था। उसने माँ का हाथ नहीं छोड़ा था। वह बार बार लॉकेट को देखता और फिर माँ के चेहरे को। भैया, मम्मी को क्या हुआ है? और डॉक्टर अंकल रो क्यों रहे हैं? काव्या ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे कुछ भी नहीं पता था काव्या, बस तुम प्रार्थना करो कि माँ बच जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम भी स्टेशन के पीछे भागे। कुछ देर पहले तक जो दरवाजे हमारे लिए बंद थे, वे खुद खुलते जा रहे थे। टेस्ट और ऑपरेशन। कई घंटों तक माँ के टेस्ट हुए। जब सारे टेस्ट पूरे हो गए तो माँ को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया। डॉक्टर लगातार नर्सों को हिदायत दे रहा था, ब्लड बैंक से खून मंगवाओ और डॉक्टर खन्ना को फ़ोन करो। मुझे न्यूरोलॉजिस्ट की पूरी टीम अभी के अभी चाहिए। जब स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचा तो डॉक्टर रुक गया। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। वह मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लहजे में जो अपनापन था, वह मैंने पहले कभी किसी डॉक्टर में नहीं देखा था। थिएटर का दरवाज़ा बंद हुआ और लाल बत्ती जल उठी। मैं और काव्या बाहर बेंच पर ढह से गए। हमारी सांसें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। कई घंटे बीत चुके थे और हम बुरी तरह थक चुके थे। काव्या का हाथ अपने खाली गले पर गया और फिर उसने मेरी तरफ देखा। भैया, वे लॉकेट, आखिर उसमें ऐसा क्या जादू था? डॉक्टर अंकल ने उसे देखते ही ऐसे सब कुछ कैसे बदल दिया? मैं कुछ हैरान हुआ। काव्या, ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज है जो माँ ने हमसे छुपा रखा है। मैंने दीवार से कमर टेक लगा ली। मेरा दिमाग उलझन का शिकार था। वह डॉक्टर आखिर कौन था? वह लॉकेट कैसे पहचानता था? और माँ के चेहरे को देखते हुए वह रोने क्यों लगा? ये सवाल अब सांप बनकर मेरे दिमाग में रेंग रहे थे। लेकिन एक बात तो तय थी, उस मामूली से लॉकेट ने वह कर दिखाया जो मेरी सारी मिन्नतें और फरियादें नहीं कर पाई थीं। नर्स की बातें। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक नर्स तेज़ी से बाहर आई। मैं बिजली की तरह तेज़ी से अपनी जगह से उठा। सिस्टर,
मेरी माँ कैसी है? क्या हुआ है अंदर? मैं आगे बढ़कर पूछा। मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक रही थी। नर्स ने रुककर मुझे देखा और उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो पहले दिख रही थी। उसने नरमी से जवाब दिया, आप फ़िक्र मत करिए, डॉक्टर साहब खुद सर्जरी कर रहे हैं। वे अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन डॉक्टर साहब को अचानक क्या हो गया? वह तो हमें बाहर निकाल रहे थे, मैंने हैरत और बेचैनी से पूछा। नर्स ने इधर-उधर देखा और फिर बड़े ही धीमे अंदाज में बोली, मैं पिछले 10 साल से डॉक्टर साहब के साथ काम कर रही हूँ, मगर मैंने आज तक उन्हें इतना इमोशनल कभी नहीं देखा। वह स्ट्रेचर के साथ ऐसे भाग रहे थे जैसे अंदर मरीज नहीं उनकी अपनी माँ हो। उन्होंने सारे दूसरे ऑपरेशन अगली डेट के लिए टाल दिए हैं। उसकी बात ने मेरी उलझन को और बढ़ा दिया। लेकिन क्यों? हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। वे लॉकेट देखकर उन्हें ऐसा क्या हुआ, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। नर्स ने जवाब दिया और फिर जल्दी से बोली, तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम भूखे हो। मैंने इनकार में सिर हिलाया दिया। खाने का होश किसे है? सिस्टर, बस मेरी माँ बच जाए। डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी है कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए। मैं अभी कैंटीन से कुछ मंगवा कर तुम्हें दे देती हूँ। ये कहकर वे वहाँ से चली गई। स्टाफ का बदला रवैया। मैं वापस बेंच पर बैठ गया। काव्या ने सिर उठाया और सवालिया नज़रों से मुझे देखा। भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग अचानक इतने मेहरबान कैसे हो गए? मुझे नहीं पता काव्या, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। शायद वे लॉकेट वाकई में कोई करिश्मा है। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी लेकिन जुबान खामोश थी। थोड़ी देर के बाद वही काउंटर वाला आदमी हमारे पास आया जिसने फीस के लिए हमें झिड़क दिया था। उसके हाथ में तो जूस के डिब्बे और सैंडविच थे और वह शर्मिंदा सा लग रहा था। बेटा, ये ले लो, डॉक्टर साहब का ऑर्डर है। उसने चीज़ें हमारी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसकी तरफ देखा। अंकल, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि ये कोई डोनेशन सेंटर नहीं है, फिर अब ये सब क्यों? मेरे अंदाज में शिकायत थी। वह शख्स थोड़ा सहम गया। देखो बेटा, हम तो यहाँ नौकर हैं। हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं। डॉक्टर साहब ने अस्पताल सिर पर उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन बच्चों को ज़रा भी दिक्कत हुई तो सबकी नौकरी ख़त्म। अब तुम ये खा लो वरना हमारी मुसीबत बढ़ जाएगी। काव्या ने भूख से जूझते हुए वह डिब्बा पकड़ लिया। मैंने भी कुछ खाया तो मेरा गला थोड़ा शांत हुआ। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। अब तो 3 घंटे हो चुके थे लेकिन वह लाल बत्ती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफल सर्जरी आखिरकार। थिएटर का दरवाज़ा दोबारा खुला और इस बार खुद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सर्जरी वाले कपड़े पहने थे और मास्क उनके गले में लटक रहा था। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। मैं और काव्या एक साथ उनकी तरफ भागे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और उनकी नज़रें सीधे मेरी आंखों में जा टिकीं। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। वह ठीक है, खतरा टल गया, मगर अभी होश में आने में वक्त लगेगा। भगवान का शुक्र है। काव्या वही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। डॉक्टर ने आगे बढ़कर काव्या को कुर्सी पर बिठाया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अर्जुन शर्मा। और ये मेरी बहन काव्या शर्मा है, मैंने तमीज़ से जवाब दिया। अर्जुन। डॉक्टर ने मेरा नाम ऐसे दोहराया जैसे उसे अपनी याददाश्त में बिठा रहे हों। फिर उन्होंने अपनी जेब से वह लॉकेट निकाला। मुझे सच सच बताओ, ये लॉकेट तुम्हारी माँ के पास कब से है? जब से हमने होश संभाला है सर। माँ इसे कभी अपने से अलग नहीं करती थी, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? डॉक्टर की आवाज़ में बेचैनी थी। सल्ला शर्मा, मैंने सब बताया। सल्ला। डॉक्टर ने ये शब्द दोबारा दोहराया। वह कहाँ की रहने वाली है? उनका मायका कहाँ का है? ये सवाल अजीब था। डॉक्टर का मरीज के मायके से क्या लेना देना? मैं हैरान था। माँ का अतीत हमें नहीं पता सरला। माँ बताती थी कि ये वह बचपन में ही अपने घर वालों से बिछड़ गई थी। वह किसी मेले में खो गई थी और फिर एक गरीब परिवार ने उन्हें पाला। उन्हें अपने माँ बाप का नाम याद तक नहीं था, बस ये लॉकेट उनके पास था। मेरी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। वे ऐसे पत्थर हो गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने लॉकेट को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। मेले में खो गई थी। डॉक्टर की आवाज़ भारी हो गई और ये लॉकेट भी अब उनके पास था। जी सर, माँ कहती थी कि ये उनकी माँ की निशानी है। वह अक्सर इसे देखकर रोती थी, कहती थी कि शायद कोई इस लॉकेट के ज़रिए उन्हें पहचान ले। डॉक्टर की आंखों से एक आंसू टूट कर गिर पड़ा। वह एक बड़े डॉक्टर थे,
यहाँ के मशहूर सर्जन, मगर उस वक्त वह एक बच्चे की तरह इमोशनल लग रहे थे। सर, आप रो रहे हैं? काव्या ने मासूमियत से पूछा। क्या मेरी माँ ठीक नहीं होगी? डॉक्टर ने जल्दी से आंखें साफ की। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं रो नहीं रहा हूँ, बस खुशी के आंसू हैं। तुम नहीं जानते उस लॉकेट ने आज क्या करिश्मा कर दिखाया है। कैसा करिश्मा सर? हमें भी बताइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बेताब होकर पूछा। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ कांप रहा था। अभी नहीं, अभी सिर्फ तुम्हारी माँ की जिंदगी ज़रूरी है। जब वह होश में आएगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा। बस इतना जान लो कि तुम दोनों अब अकेले नहीं हो। आज के बाद तुम खुद को लावारिस मत समझना। ये कहकर डॉक्टर वापस मुड़े और थिएटर के अंदर जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुके और बोले, अर्जुन, काव्या, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नर्स को बता देना। मैं तुम्हारी माँ के पास ही रहूँगा जब तक वह आंखें नहीं खोल लेती। दरवाज़ा बंद हो गया और हम दोनों भाई बहन एक बार फिर से सवारी का निशान बनकर रह गई। भैया, डॉक्टर अंकल की बातें कितनी अजीब थी। वे कह रहे थे कि हम लावारिस नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब है काव्या, लगता है कि माँ को पहले से जानते हैं। शायद माँ के बिछड़े हुए परिवार से उनका कोई रिश्ता हो। मैंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम लोग इतने सालों से गरीबों की चक्की में पिस रहे हैं सर, और आज अचानक यहाँ सब। वक्त गुजर गया, रात का इंतजार, रात के साए गहरे हो गए, मगर हमारी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हॉस्पिटल का स्टाफ अब हमको वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहा था। हमें एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां बहुत आरामदायक सोफे पड़े थे, मगर हमारा दिल वहीं परेशान थिएटर के बाहर अटका हुआ था। रात के आखिरी पहर, दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बधाई हो बच्चों, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी माँ को होश आ गया है, ऑपरेशन कामयाब रहा है। हम दोनों खुशी से उछल पड़े। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी तुरंत नहीं, उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ा ठीक हो जाएगी तब मैं खुद उनके पास लेकर जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली। मैंने डॉक्टर के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे छूने नहीं दिया। शुक्रिया मेरा नहीं, बल्कि उस भगवान से कहो जिसने तुम्हें यहाँ भेज दिया। डॉक्टर ने मुझे कंधे से पकड़कर मेरी आंखों में देखा और उस लॉकेट को भी शुक्रिया कहा। अगर वह लॉकेट नहीं होता तो शायद मैं उन्हें एक साधारण मरीज समझकर नज़रअंदाज कर देता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सर, अब तो बता दीजिए, आखिर इस लॉकेट का राज क्या है? मैंने फिर से जोर दिया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये राज तुम्हारी माँ ही खोलेगी। कुछ दिन इंतज़ार करो और उनकी हालत थोड़ी ठीक होने दो। एक हफ्ते के बाद का मिलन, तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका था। एक दिन डॉक्टर हमारे पास आए और बोले, चलो मेरे साथ। उन्होंने हमें अपने साथ चलने का इशारा किया। हम धड़कते दिल के साथ उनके पीछे चल पड़े। आईसीयू के शीशे पर माँ लेटी हुई थी। उनके सिर पर एक पट्टी बंधी थी और वह बहुत कमज़ोर लग रही थी, मगर उनकी आंखें खुली थीं। डॉक्टर हमें अंदर लेकर गए। माँ की नज़र जैसे ही हम पर पड़ी, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हम लोग भागकर उनके बेड के करीब गए। मम्मी, काव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ बेटा, माँ की आवाज़ बहुत धीमी थी। डॉक्टर हमारे पीछे खामोशी से खड़े थे। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। माँ की नज़र जैसे ही डॉक्टर पर पड़ी, वह चौंक गई। डॉक्टर ने अपना मास्क पूरी तरह हटा दिया था और सिर से टोपी भी उतार दी थी। माँ ने अपनी धुंधली आंखों से सिकोड़ा ये डॉक्टर के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर उनकी नज़र डॉक्टर के हाथ में मौजूद उस लॉकेट पर गई जो डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। माँ ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बेड के किनारे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और भरी हुई आवाज़ में बोले, पहचानो मौसी? अपनी बहन की निशानी भी भूल गई। माँ की आंखें हैरत से फैल गईं। मौसी? कमरे में सन्नाटा पसर गया, जहाँ सिर्फ मशीन की बीप की आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ सरला शर्मा, जो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई थी, हैरत से फटी आंखों से उस डॉक्टर को देख रही थी, जो डॉक्टर कम और बिछड़ा हुआ अपना ज़्यादा लग रहा था। बहनों का मिलन? तुम क्या कह रहे हो बेटा? माँ की आवाज़ में हैरत थी, लेकिन उसमें छुपी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। मैं तुम्हारी मौसी कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। डॉक्टर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया, बल्कि फिर से उस लॉकेट को आगे बढ़ाया।
और फिर अपने कोट की जेब से एक दूसरा लॉकेट निकाल कर हथेली पर रख दिया। ये देखो मौसी, डॉक्टर की आवाज़ इमोशन से भरी थी। एक लॉकेट आपकी बेटी काव्या लेकर गई थी और दूसरा लॉकेट मेरी माँ के पास है। ध्यान से देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। माँ ने कांपते हाथों से दोनों लॉकेट उठाए। उनकी आंखों में पहचान की एक चमक उभरी। अरे ये तो बिल्कुल मेरे लॉकेट जैसा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। डॉक्टर ने माँ के हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। मेरी माँ का नाम सुधा है, वह आपकी बड़ी बहन है। सुधा? माँ के होठों से एक सिसकी निकल गई। मेरी सुधा दीदी, क्या वह जिंदा है? हाँ मौसी, वह जिंदा है और पिछले कई सालों से आपको ढूंढ रही है। डॉक्टर ने जल्दी से कहा। मुझे बचपन से ही उन्होंने यही बताया था कि उनकी एक छोटी बहन सरला थी जो मेले में खो गई थी। उनके पास भी ऐसा ही लॉकेट था। माँ ने मुझे ये लॉकेट देकर कहा, अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें इसके जैसा दूसरा लॉकेट दिख जाए तो समझ लेना कि वह मेरी खोई हुई बहन की निशानी है। मैं और काव्या एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी माँ जो हमेशा कहती थी कि वह लावारिस है, आज अचानक हमें पता चला कि हमारा भी कोई परिवार है और वह भी इतना अमीर और इज्जतदार। मुझे अपनी बहन से मिलना है। माँ ने उठने की कोशिश की मगर कमज़ोरी की वजह से फिर से गिर पड़ी। आराम से मौसी, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं। डॉक्टर ने उन्हें सहारा देकर फिर से लेटा दिया। मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, वे रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाली हैं। संजय का अपनापन, इसके बाद का नज़ारा बहुत अजीब था। एक डॉक्टर जो पहले हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे, अब एक पल के लिए भी माँ के करीब से नहीं हट रहे थे, बल्कि हम दोनों से बढ़कर वे माँ का ख्याल रख रहे थे। कभी माँ को अपने हाथ से दवा खिलाते तो कभी नर्सों को हिदायत देते कि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में माँ के लिए ऐसा प्यार था जैसे वे अपनी सगी माँ की सेवा कर रहे हों। अर्जुन बेटा इधर आओ। डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मौसी के बेटे हो। कहीं ऐसी बातें मत करिए। मैं शर्मिंदा हो गया। आपने मेरी माँ की जान बचाई है, आप हमारे लिए मसीहा से कम नहीं हैं। मसीहा नहीं, भाई कहो। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। मेरा नाम संजय वर्मा है। आज से तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ है। थोड़ी देर बाद बाहर शोर हुआ और दरवाज़ा जोर से खुला। एक बुजुर्ग औरत व्हील चेयर पर अंदर दाखिल हुई। उनके साथ कई लोग थे और वह हैरत औरत बहुत कमज़ोर लग रही थी और उनकी आंखों में बेपनाह तड़प थी। संजय तेजी से आगे बढ़े और अपनी माँ को व्हीलचेयर से उतारने में मदद की। मम्मी देखो ये कौन है? मेरी माँ ने जैसे ही सामने देखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुधा दीदी, सरला। वह बुजुर्ग औरत लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और मेरी माँ के गले लग गई। कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। दो बिछड़ी हुई बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे से मिल रही थीं। हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सें और डॉक्टर सभी खामोशी से ये नज़ारा देख रहे थे। हवा में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। बिछड़ी बहनों की मुलाकात। तुम कहाँ चली गई थी सरला? सुधा मौसी ने माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने बहुत मिन्नतें की, भगवान के आगे दिए जलाए कि मेरी बहन मुझे मिल जाए। दीदी मैं तो मेले में खो गई थी, माँ ने रोते हुए बताया। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे एक गरीब परिवार अपने साथ ले गया। उन्होंने मुझे पाला पोसा, लेकिन वे लोग बहुत गरीब थे। मुझे अपने घर का पता भी नहीं पता था। मैं तो अनपढ़ थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। मुझे बस अपना नाम और ये लॉकेट याद था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मरने से पहले हमें मिला दिया। सुधा मौसी ने अपने हाथ जोड़कर भी अपनी माँ और मेरी माँ दोनों को अपने गले लगा चुकी थीं। सरला। संजय के सिर पर हाथ फेरते हुए सुधा मौसी ने प्यार से कहा, ये तुम्हारा भतीजा है? हाँ ये संजय है, ये मेरा हीरा है। मौसी ने गर्व से कहा, देखो भगवान का करिश्मा, इसी के हाथों तुम्हारा इलाज होना था। डॉक्टर संजय ने बताया कि माँ ने उन्हें पहले से ही उस लॉकेट के बारे में बता रखा था और देखो आज इसी लॉकेट ने हमें मिला दिया। अब आप फिक्र मत करिए मौसी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। डॉक्टर संजय ने माँ के आंसू पोंछे। अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अर्जुन और काव्या की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये सुनकर जैसे हमारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं जो कल तक होटल में बर्तन धोने वाला एक मामूली सा लड़का था, आज एक डॉक्टर का भाई बन गया था। काव्या, जो अपनी स्कूल फीस के लिए परेशान रहती थी, आज उसका भविष्य सुरक्षित हो गया था।
सीख और नई ज़िंदगी। डॉक्टर संजय ने कहा, बेटा मेरी सीख हमेशा याद रखना, कभी किसी गरीब को इलाज के बिना मत लौटाना। हो सकता है तुम्हारी इस भलाई के बदले भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे दे। इस एक लॉकेट ने सिर्फ तुम्हारा इलाज ही नहीं करवाया, बल्कि दो बिछड़ी हुई बहनों को भी मिला दिया, जो न जाने कितने सालों से अलग थीं। संजय ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, मौसी मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस अस्पताल के दरवाजे गरीबों के लिए कभी बंद नहीं होंगे। आज मैंने सीख लिया है कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बेटा दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। हम सब भगवान के इस करिश्मे पर हैरान थे। एक मामूली सा लॉकेट जिसकी कीमत शायद कुछ रुपयों से ज़्यादा नहीं थी, उसने हमें हमारा खोया हुआ परिवार वापस दिला दिया था। आज मुझे समझ आ गया कि माँ इसे इतना संभाल कर क्यों रखती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक उम्मीद थी, एक रिश्ता था जो आज टुक जुड़ गया था। कुछ दिनों के बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। संजय भैया खुद अपनी गाड़ी से हमें लेने आए। जब हम अस्पताल से निकल रहे थे तो वही गाड़ी, गार्ड और काउंटर वाला क्लर्क सिर झुकाकर खड़े थे। संजय भैया रुके और उनसे बोले, ये मेरा परिवार है, दोबारा अगर कोई गरीब यहाँ आए तो उसके कपड़ों को देखकर फैसला मत करना, हो सकता है वह किसी का खोया हुआ अपना हो। हम संजय भैया के शानदार घर पहुँचे। सब ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। सुधा मौसी ने मम्मी को अपने बगल वाले कमरे में शिफ्ट किया। काव्या को नए कपड़े मिले और मेरा एडमिशन आगरा के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया गया। जिंदगी कितनी अजीब है। कल तक मैं कुछ पैसों के लिए बेइज्जत हो रहा था और आज भगवान ने मुझे इज्जत और राहत दे दी थी। रात को जब मैं माँ के पास बैठा था तो मैंने उनसे पूछा, मम्मी अगर हम अमीर नहीं निकलते तो क्या संजय भैया इलाज करते? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भलाई की समझ तो भगवान ही देता है। संजय एक अच्छा इंसान है, बस सही रास्ते की पहचान करवानी थी। अब वह समझ गया कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का। और इसीलिए अर्जुन, तुम भी अपनी अतीत का कभी मत भूलना। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने वह वक्त खुद देखा है। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है मम्मी, मैं हर वक्त कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक मामूली सा लॉकेट भी किस्मत बदलने का कारण बन सकता है। आज मेरा दिल बहुत सुकून में है, क्योंकि मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो गई है और हम एक अच्छे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। उस दिन मुझे समझ आ गया कि ऊपर वाला कभी कभी हमारी मदद इंसानों के रूप में भेजता है और कभी कभी एक छोटी सी निशानी भी चमत्कार बन जाती है। गरीबी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उस दिन उसने हमें एक सच दिखा दिया कि उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। कुछ कहानियाँ दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत एक नई जिंदगी दिखा देता है। और शायद हमारी कहानी भी उन चमत्कारों में से एक थी जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत और सपोर्ट बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।